इसको मैं बोलूंगा वी सप्लाई। ये मेरे सप्लाई वोल्टेज का वेव फॉर्म है, ये मेरे सप्लाई वोल्टेज का वेव फॉर्म है। क्लियर है? दूसरी चीज है बच्चे, यहां पे आप देखिएगा जब भी मेरा करंट जो भी जनरेट होता है, आप खुद सोचिए वो करंट और वोल्टेज के बीच में क्या रिलेशन होना चाहिए। सर जो भी मेरा करंट है, ठीक है, ड्यू टू द इंडक्टिव पार्ट, एक बार कलर चेंज कर लेता हूं, बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर उस वाले कलर से मत लिखिए, तो ड्यू टू इंडक्टिव पार्ट इन द पावर सिस्टम के अंदर बहुत सारे इंडक्टिव पार्ट आपको मिलेंगे, और इंडक्टिव पार्ट में खास बात यह है कि जो करंट लैग्स बिहाइंड वोल्टेज, ठीक है, इसका मतलब ये बाद में जनरेट होगा। लैग्स बिहाइंड का ये मतलब है ये बाद में जनरेट होगा। तो बच्चे सीधी सी बात है, यहां से जो आपका आर्किंग करंट है जो दो सर्किट ब्रेकर के अंदर जनरेट हो रहा है, इसको मैं क्या बोलूंगा? आई आर्क बोलूंगा। इसको क्या बोलूंगा मैं बेटा? आई आर्क। ये क्या है? ये आर्किंग करंट है जो आपका किस में जनरेट हुआ है? ये आपके सर्किट ब्रेकर के कॉन्टेक्ट हैं। तो जैसे भी फॉल्ट होता है ना, कल मैंने बताया था, जैसे ही आपका फॉल्ट हुआ तो इसके बीच की जो मीडियम है, डाई इलेक्ट्रिक मीडियम है, वो क्या हो जाएगा बेटा? आयोनाइजेशन हो जाएगा। उसका क्या हो जाएगा बच्चे? आयोनाइजेशन। और जैसे बच्चे आयोनाइजेशन होगा उसके कारण यहां पे कंडक्टिंग पाथ क्रिएट हो जाएंगे और वहां पे एक करंट जनरेट होगा जिसको मैं बोलूंगा आई आर्क। यहां तक समझ में आ गया? ये मीडियम के बीच में आपको जनरेट होता हुआ दिखेगा, ठीक है। ये आर्किंग करंट जो है बच्चे वो मीडियम के बीच में जनरेट होता हुआ दिखेगा। इस करंट को बोला जाता है आई आर्क। इस करंट को क्या बोला जाता है? आई आर्क बोला जाता है। छोटी छोटी चीजें समझ में आई, ठीक है। अब क्या है कि बेटा जैसे ही आई आर्क आ गया तो एक चीज तो समझ में आ गई सर कि हमारा ये जो करंट है आई आर्क जो है वो हमारी सप्लाई वोल्टेज से पीछे रहेगा। यहां पे आप देख सकते हैं यहां पे कितना है, फाई एंगल पे कुछ लैगिंग हो रहा है, तो कुछ फाई एंगल पे लैग कर रहा है। अब इसमें एक और इंटरेस्टिंग सी चीज आ जाती है, जब हम वोल्टेज की बात करते हैं तो क्योंकि आई आर्क है, कुछ रेजिस्टेंस भी वहां पे मिलेगा, तो सीधी सी बात है वहां पे वी आर्क भी मिलेगा। उन दोनों के बीच में आर्किंग वोल्टेज भी डेवलप हो जाएगा। इन दोनों पॉइंट के बीच में आर्किंग वोल्टेज भी डेवलप हो जाएगा। और वो आर्किंग वोल्टेज, क्योंकि कल मैंने बताया था बच्चों, आर्क की फिनोमेना बताई थी कल, याद आ रही है? तो ये जो ब्लू कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं ये है वी आर्क। तो वी आर्क और आई आर्क के बीच में, वी आर्क और आई आर्क के बीच में जो दोनों के बीच में एंगल होता है वो फाई कितना होता है? 0। क्योंकि ये कल मैंने आपको बताया था कि ये कैसा इफेक्ट होता है? दिस इज द रजिस्टिव इफेक्ट। कैसा इफेक्ट होता है? दिस इज द रजिस्टिव इफेक्ट। तो ड्यू टू द रजिस्टिव इफेक्ट यहां पे एंगल जो बनता है वो फाई मतलब 0, मतलब दोनों सेम पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। कहां से स्टार्ट करेंगे सर? दोनों सेम पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। ये तीन वेव फॉर्म यदि आपको अच्छे से समझ में आ गए, आगे की कहानी रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज और इन सब से रिलेटेड है, वो सब मैं बात करने वाला हूं। एक बार सभी बच्चे थम्स अप कर दीजिए और साथ ही साथ ये भी बता दीजिए भाई यहां तक आपको चीजें क्लियर हुई कि नहीं हुई। इंडक्टर में कुछ एनर्जी जनरेट हुई तो उसको हमने बोल दिया कितना? हाफ एल आई स्क्वायर। तो अब जब करंट 0 पोजीशन पे आता है ना, तो इसका मतलब एनर्जी तो 0 हो गई। देखा जाए तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो एनर्जी 0 हो गई, पर ऐसा होता है क्या? नहीं सर, ऐसा नहीं होता है। तो जब एनर्जी यहां पे 0 नहीं होगी तो वो कहां पे ट्रांसफर हो गई? तो कैपेसिटर में ट्रांसफर हो जाती है, उसके कारण बनते हैं एलसी ऑसिलेशंस। तो इसका मतलब है इस पॉइंट के बाद में इस तरीके से एलसी ऑसिलेशंस आता है और फिर यहां पे आ जाता है। दिखाइए क्या हुआ? तो इसका मतलब होता है बच्चे, आप ये जो यहां पे चीजें लिखी हुई हैं वो ध्यान से समझना। इसका मतलब क्या होता है सर? ये होता है भाई रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज, इसी को बोलते हैं रीस्ट्राइकिंग। तो आप लोग जो पढ़ते हो ना, रटते हो, बस आप लोग रटते हो, फिर बोलते हैं सिलेक्शन कैसे नहीं हुआ। तो सिलेक्शन होगा कैसे? ये सब चीजें समझने वाली है। तो यहां से होता है रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज, और एक वो पीक वैल्यू को अटेंड करता है, इसलिए मोस्टली इसको हम लोग पीक वैल्यू से डिफाइन करते हैं। फिर थोड़े समय के बाद में यहां पे ये वापस क्या कर जाता है? रिकवर कर जाता है। अब देखिए यहां पे इस वाले पॉइंट पे ये यहां से क्या कर रहा है? रिकवरी हो गई। तो जैसे ही उसके सप्लाई वोल्टेज के साथ कोइंसाइड हो जाता है तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं बेटा? रिकवरी वोल्टेज बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं बेटा? रिकवरी वोल्टेज इट इज कॉल्ड। तो दो इंपॉर्टेंट चीज है। और रिकवरी वोल्टेज किसके साथ मतलब सुपर इंपोज हो गया? सर रिकवरी वोल्टेज हमारी सप्लाई वोल्टेज के साथ हो गया। सप्लाई वोल्टेज को हम लोग किसके नाम से जानते हैं? आरएमएस से डिफाइन करते हैं। तो ये है पूरी कहानी। अचानक से बहुत सारे ऑसिलेशंस देखने को मिल रहे हैं।
ये बहुत सारे ऑसिलेशंस उस एनर्जी एक्सचेंज के कारण होते हैं और इसी को ही बोला जाता है एलसी ऑसिलेशंस, इसी को ही बोला जाता है एलसी ऑसिलेशंस, ठीक है, या इसको बोल सकते हैं हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशंस, हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशंस। बेटा समझ में आया छोटी छोटी चीजें? तो सर इसी को ही क्या बोलेंगे, हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशंस का नाम हम लोग देते हैं। वी सप्लाई से आई आर्क कितना कम होगा वो डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा। ऐसे हम मतलब सप्लाई से तो ऑब्वियसली ये वोल्टेज से करंट ऑब्वियसली भाई कम रहेगा, पर ऐसा कितना कम रहेगा ये तो कोई क्वेश्चन का पार्ट ही नहीं बन सकता। आप ऐसे कोई डिसाइड ही नहीं, बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है ना, रेजिस्टेंस क्या है, बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये है मेन कि एलसी ऑसिलेशंस हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशंस बनते हैं। हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशंस मतलब ये थोड़े समय में बहुत ज्यादा आपको ऑसिलेट करते हुए देखने को मिलते हैं, इसी को बोलते हैं हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशंस। और यहां पे आप देख सकते हैं ये जो पूरा समय है, यहां से यहां तक का ये जो पूरा समय है, इसी को बोला जाता है बेटा ट्रांजिएंट पीरियड। ये क्या है, ट्रांजिएंट पीरियड। कहानी समझ में आई? ये वाला क्या है, करंट का नेचुरल करंट पोजीशन, नेचुरल करंट जीरो पोजीशन, करंट जीरो पोजीशन। कहानी समझ में आई? दिस इज द नेचुरल करंट जीरो पोजीशन। और इसके बाद में जैसे ये ऑसिलेशंस खत्म हो गए, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रिकवरी वोल्टेज बोलेंगे। सो दिस इज द बेसिक फंडा, और यही चीज तो हमें सीखनी होती है, और वो मैंने आपको बिल्कुल बेसिक लेवल पे आपको करा दिया। अच्छे से इसको वॉच कर लीजिए, सीख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सेशन को सभी बच्चे लाइक और शेयर जरूर करेंगे। यहां तक सबको समझ में आ गया, एक बात हम सब करते हैं, फिर मैं आगे नेक्स्ट वाली स्लाइड पे चलता हूं। पहले आराम से डायग्राम वायग्राम देख लो, जैसे बहुत सारे बच्चों का डाउट वाउट आ रहा है, रीस्ट्राइकिंग इज द डेंजर होता है क्या? यस यस, ऑब्वियसली यदि बहुत ज्यादा हो गया तो वो आपके सर्किट ब्रेकर के कॉन्टेक्ट को जला भी सकता है, समझे। जैसे मान लीजिए कई बार कहीं पे आप रुई वगैरह रखी है, कागज वगैरह रखा है, तो आप जब आग लगाते हो कि नहीं लगाते, मान लीजिए चुल रहती है ना, कई बच्चों को आग लगा दी। अब आग लगाने के बाद उस समय जैसे आग लगी हल्के से एक छोटे से कागज में लगी, तो आप उसको उसी समय पे हाथ रख के या पानी डाल के बुझा दिया तो ठीक है। अदरवाइज ये बहुत सारे कागज जो यहाँ पे पड़ी हुई हैं, बुक्स पड़ी हुई है, वहां पे आग पकड़ लिया तो वो बुझाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। बस उसी पे पूरी कहानी ये टिकी हुई है, वही हम लोग आगे पढ़ने वाले। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। कहां रह गए भाई आज सब? आज कहां पे रह गए? समझ में आ गया? वैसे ब्लास्ट वगैरह से रिलेटेड नहीं हो पाता है, क्योंकि उतनी सुविधा यहां पे बताई जाती है, ठीक है ना। ध्यान रहेगा बच्चे? बताओ क्लियर है? आगे बढ़ें क्या? चलो, तो एक एक करके हम लोग यहां पे बात करेंगे। पहला जो पॉइंट है वो हमारा कौन सा है? दैट इज पहला पॉइंट क्या है भाई? पहला पॉइंट है सर रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज, रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है बेटा? रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज। व्हाट इज द रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज? देखो, ठीक है, रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटिंग वोल्टेज डेवलप्ड, ठीक है, डेवलप्ड अक्रॉस सर्किट ब्रेकर कॉन्टेक्ट्स, सर्किट ब्रेकर कॉन्टेक्ट्स, ठीक है, ड्यूरिंग द आर्क इंटरप्शन, ड्यूरिंग द आर्क इंटरप्शन। भाई समझ में आया सबको कि जब हम आर्क इंटरप्शन करेंगे उस समय पे सर्किट ब्रेकर के कांटेक्ट में आपको वापस रीस्ट्राइकिंग देखने को मिलती है। उसी को ही हम लोग वापस क्या होता है, रीइग्निशन भी बोलते हैं बेटा इसको, है ना। तो कभी आपको रीइग्निशन वर्ड मिले तो वो भी ध्यान रखना है। रीइग्निशन यदि हो गया और उसमें वो किसके कारण होता है? हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशंस। ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कैसे होता है, तो उसको एक बार वॉच कर लेना। क्लियर है बच्चे? तो ये हो गया सर्किट ब्रेकर के अराउंड आते हैं। ये किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय पीक वैल्यू, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द पीक वैल्यू। क्लियर है? अच्छा, तो ये हो गया भाई आपका रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज, जिसके अंदर जब आर्क इंटरप्शन करते हो तो उस दौरान आता है। तो सर इसकी कुछ वैल्यू होती है क्या? हाँ, इट इज मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेड बाय, it is mathematically represented by it is mathematically represented by
ETRV, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजिएंट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द ट्रांजिएंट रिकवरी वोल्टेज। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजिएंट रिकवरी वोल्टेज, विच इज EM इंटू 1 माइनस कॉस ओमेगा एन टी। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। मान लीजिए कि ये हमारा सोर्स वोल्टेज है, क्लियर है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, EM। सो दिस इज द सोर्स सप्लाई, सोर्स वोल्टेज या सोर्स सप्लाई, क्लियर है यहां तक। अब इसको हमने, हमारे पूरे सिस्टम के अंदर बहुत सारे इंडक्टिव पार्ट हैं और साथ ही साथ स्ट्रे कैपेसिटेंस भी हैं, ये दो चीज समझ में आई, क्लियर। अब यहां पे मान लीजिए कि आगे वाला जो हमारा सिस्टम है वो किसके माध्यम से कनेक्टेड है सर, वो तो सर्किट ब्रेकर के माध्यम से कनेक्टेड है। अब एक्चुअली क्या होगा, जब भी कभी फॉल्ट हुआ, ध्यान से देखिएगा, जब भी कभी फॉल्ट हुआ ना भाई साहब, यहां पे फॉल्ट पॉइंट हो गया, इसको मैं क्या बोल सकता हूं, F बोल सकता हूं। जैसे फॉल्ट हुआ तो वो क्या हो जाएगा, ग्राउंडेड हो जाएगा। डिपेंड करेगा कि कैसा फॉल्ट है, उस पर भी डिपेंड करता है, बट हम बेसिक लेवल पे ऐसा एक एग्जांपल हर बुक में आपको देखने को मिलेगा, यही आप एग्जांपल से समझिए। तो ये ग्राउंडेड हो गया, तो ये मतलब ये पूरा नीचे वाला पोर्शन ये सब क्या है, ग्राउंडेड है, ये है कि नहीं है, ये पूरा का पूरा जो पोर्शन है वो सब क्या है आपका, ग्राउंडेड है, दिख रहा है सबको। चलिए, तो ये हो गया इंडक्टर और ये हो गया बेटा आपका कैपेसिटर हो गया, और ये हो गया सप्लाई वोल्टेज। तो EM जो है बेटा ये है सप्लाई वोल्टेज। 1 माइनस कॉस मतलब आपको ट्रिग्नोमेट्री वाला टर्म, ओमेगा एन क्या है, ओमेगा एन जो है वो आपकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस, ठीक है। इसका ये मतलब है कि भाई जो आपका ये ऑसिलेशंस हुए, जो भी आपके ऑसिलेशंस वहां पे हो रहे हैं ड्यू टू द इंडक्टिव एंड द कैपेसिटिव इफेक्ट, उसका नेचुरल फॉर्म है। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ओमेगा एन इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट LC, ये आप लोगों ने देखा भी होगा, 1 अपॉन रूट LC एंड T इज द टाइम। इसका ये मतलब हो गया टाइम के साथ ये वेरी कर रहा है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं ट्रांजिएंट। ये आप लोगों ने कहां पे, AC के अंदर पढ़ के रखा है, पढ़ा कि नहीं पढ़ा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्लियर हो गया ना अच्छे से, बहुत बढ़िया। सभी बच्चे यार जो भी अटेंडेंस यहाँ पे देख, तो वैसे 20-25 बच्चे रहे हैं, पर यहाँ पे लाइक वाइक बहुत कम है, क्या हो गया ठीक है, नाराजगी है क्या, नाराजगी नहीं रखना है, जो चीज मैं सिखाऊंगा वो आपके एग्जाम में पक्का काम आएगी, ठीक है। और एग्जाम में ये जो काम आ रही है उसको यार थोड़ा सा प्यार दिखाना जरूरी है कि नहीं। तो ETRV क्या हो गया, EM, इसका मैं डेरिवेशन भी कराता हूं गेट एग्जाम के लिए, तो मैं पूरा डेरिवेशन करा देता हूं, और मेरे पेड बैचेस के अंदर भी मैंने कई बार डेरिवेशन कराया, बट आपके एग्जाम में उतना इंटरेस्टेड नहीं रहता, केवल फॉर्मूला इंटरेस्टेड रहता है, तो वो हमने आपको दिखाया। तो क्या समझ में आया ये, अभी यहां पे आप समझिए EM इंटू कितना हो गया, 1 माइनस कॉस ओमेगा एन टी। अब इससे ना छोटी सी चीज है ना, मैं यहां पे आपको सिखाने वाला हूं, अब जो मैं लिखूंगा ना वो आपके एग्जाम में काम आने वाला है, तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। देखिए ये है ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, ETRV की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, मतलब सर जैसे मैंने आपको यहां पे बताया कि भैया ये गया तो यहां पे ये मैक्सिमम मिलेगा ना इसको, ये उसका मैक्सिमम हो गया, तो ये मैक्सिमम मिल कहां पे रहा है, ये मैक्सिमम पोजीशन कहां पे मिली, तो वो यहां से पता चल जाएगा कितना मैक्सिमम जा सकता है, ठीक है। कैसे पता चलेगा, ETRV एट कहां पे मिलेगा, जब ये वाला पार्ट आपका, ये वाला नहीं, ये पूरा का पूरा पार्ट है, ये मैक्सिमम बन जाएगा, तो समझ जाना बच्चे कि ये भी मैक्सिमम हो जाएगा। अच्छा, ये मैक्सिमम कब बन सकता है, ये मैक्सिमम तब बन सकता है जब कॉस ओमेगा एन टी की वैल्यू माइनस हो जाए। तो हमने बचपन के अंदर ये चीज पढ़ के रखी है कि सर यहाँ पे 0 है, ये पाई है, ये 2 पाई है, और कॉस यहाँ पे 1 होता है और कॉस यहाँ पे -1 होता है। तो पाई पे मतलब आपका 180 डिग्री पे कॉस क्या देगा, नेगेटिव देगा। तो कितना हो गया, ओमेगा एन टी की वैल्यू यदि मैं पाई रख देता हूं, तो इसका मतलब जो आपका कॉस ओमेगा एन टी की वैल्यू है वो कितनी हो गई, -1। तो इसका मतलब ETRV ये क्या हो गया बच्चे, मैक्सिमम है। तो मैक्सिमम आपको कहां पे मिलेगा, 1 माइनस ऑफ -1, EM 1 माइनस ऑफ -1। तो बेटा सिंपल सी गणित है, क्या मैं इसको 2EM लिख सकता हूं, क्या मैं इसको 2EM ले सकता हूं। आपको बेटा बहुत सारी बार ये क्वेश्चन मिलेगा, यदि आप किसी भी प्रीवियस ईयर की बुक उठाते हैं, JB गुप्ता यूथ पब्लिकेशन, हमारी मास्टर प्लस एजुकेशन की बुक है, ठीक है, आप कोई भी बुक यदि रेफर करते हैं, आपको ये फॉर्मूला आपको जरूर देखेगा, और इस पे कमांड करना बहुत जरूरी है, इस पे कमांड करना बहुत जरूरी है। मैक्सिमम की वैल्यू पूछ रहा है, कहानी समझ में आई, ये किसकी वैल्यू पूछ रहा है, मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है, तो इस चीज का जरूर ध्यान रखना, पीक वैल्यू पूछ रहा है, गॉट इट।
तो इस चीज का जरूर ध्यान रखना। ये क्या बन गया, 2 आपकी वैल्यू बन गई है। यहां से कितनी वैल्यू बन गई सर, ये 2 बन गई। मतलब जो भी सोर्स वोल्टेज होगा, जैसे फॉर एग्जांपल लिखा, तो ये क्या हो सकता है, sin ओमेगा टी, यही तो हो सकता है। इसको साइनसोइडल लिखूंगा तो यही तो लिखूंगा। तो ये जो है ना बेटा वो है, और ये क्या है, ये अपने आप में पीक वैल्यू है। ये अपने आप में बेटा क्या है, पीक वैल्यू है। तो व्हाट इज रेट ऑफ राइज ऑफ रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज, थोड़ा मैथमेटिकली बात कर लूं तो थोड़ा क्लियर भी हो जाएगा, बाकी मैं लॉजिकली आपको समझा ही दिया। तो मैथमेटिकली यदि मैं बात करूं तो ये एक्चुअली क्या होता है, ट्रिपल आर वी इज इक्वल्स टू डी बाई डी टी ऑफ ई टी आर वी। ध्यान रहेगा। अब देखो क्या होता है बेटा, मैं इसको डिफरेंशिएट कर देता हूं। अभी मैंने फॉर्मूला क्या पढ़ाया सर, em इंटू 1 माइनस कितना हो गया, 1 माइनस कॉस ऑफ ओमेगा एन टी, यही तो फॉर्मूला पढ़ाया। चलो बेटा इसको डिफरेंशिएट कर दो फटाफट, इसको डिफरेंशिएट कर दो। जब डिफरेंशिएट करोगे तो बेटा कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब कचरा, और कचरा होता है घर के बाहर, सीधी सी बात है, मैथ्स का रूल है। कांस्टेंट मतलब कचरा, कचरा घर के बाहर। अब अंदर देखो, जब इसमें अंदर जाओगे कांस्टेंट तो निकल गया, इसको डेरिवेट करो, 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस कॉस का डेरिवेटिव कितना होता है, माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस साइन ओमेगा एन टी। चेन रूल लगाओ, फिर ओमेगा एन टी का डेरिवेटिव करो तो ओमेगा एन बचेगा। सिंपल है, ओमेगा एन ई एम, यहां से कितना बचा, साइन ओमेगा एन टी। कहानी समझ में आई। ओमेगा एन को मैंने ऑलरेडी आपको बता के रखा है, ओमेगा एन इज नथिंग बट 1/√LC। जितना इंडक्टर और कैपेसिटर इफेक्ट ज्यादा होगा उतना ओमेगा एन कम होगा। समझ में आई चीज कहानी। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, EM डिवाइडेड बाय कितना सिंपल है, EM डिवाइडेड बाय √LC, और यहां से कितना हो गया, साइन ओमेगा एन टी। कहानी समझ में आई। तो ये चीज आ गई, इसको बोलते हैं ट्रिपल आर वी, इसको बोलते हैं ट्रिपल आर वी। ठीक है, ये मैथमेटिकली काम हो गया। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल। अब यहां से समझिए, जब बच्चे आपको ये समझ में आ गया तो थोड़ी सी चीज और सुन लीजिए मेरी बात। जब आपको ये पता चल चुका है कि ETRV क्या होता है, तो आप इससे ये भी तो समझिए, इसकी मैक्सिमम वैल्यू भी तो एग्जाम में पूछ सकता है, पूछा है। इतने भतेड़ एग्जाम्पल दे सकता हूं मैं एग्जाम में कि भाई आपको ट्रिपल आरवी का मैक्सिमम वैल्यू पूछ लिया है, आप बोलते हो कि सर ये कहां पे पढ़ा है, यहीं पे पढ़ा हुआ है बेटा सब। और ये आज से हम लोग नहीं करवा रहे हैं कि मैं आज लिखवा रहा हूं, अभी 2-3 साल पेपर देख लिए, नहीं भैया, हम 10 साल से सेम ही चीज करवा रहे हैं। हमारे नोट्स इसीलिए ऑफलाइन में भी बड़े फेमस रहे। जो पुणे से पढ़ा होंगे, क्योंकि उस टाइम तो आप लोग कॉलेज वॉलेज में रहे होंगे, जो पुणे में पढ़े हुए हैं या फिर हमारे मतलब पुणे के नियर बाई एरियाज में, वो सब जानते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं ये नोट्स आपको बड़े काम आएंगे। ट्रिपल आरवी यदि मैं मैक्सिमम लेता हूं तो यहां से मैक्सिमम कैसे हो जाएगा सर, इस साइन को मैक्सिमम बनाना पड़ेगा। कहानी समझ में आई सबको, इस साइन को मैक्सिमम बनाना पड़ेगा। इस साइन को मैक्सिमम बनाने के लिए ओमेगा एन टी को कितना लेना पड़ेगा, एट ओमेगा एन टी इक्वल्स टू 90 डिग्री मतलब π/2। समझे मेरी बात। तो t को यदि मैं लूं तो π/2 डिवाइडेड टाइम कितना हो गया, ओमेगा एन। ओमेगा एन को रख दूं तो ये कितना हो गया, 2, और ये 1/√LC। तो बेटा ये जो फॉर्मूला आप सोचते हो कि रट के आ जाती है, रट के नहीं आई है बेटा, इसका पूरा डिराइव किया है। ओमेगा एन को क्या लिखते हैं, 1/√LC। तो डिनोमिनेटर के नीचे डिनोमिनेटर, ऊपर पलटी मार जाता है। मैथ्स का रूल है कि भैया किसी नंबर को ज्यादा दबाया जाएगा, शोषण हुआ तो वो बेटा कूद के ऊपर आ जाएगा, है कि नहीं। तो ओमेगा एन टी का कितना हो गया, पलटी मार गया, तो कितना बन गया, √LC। तो π/2√LC। अच्छा ओमेगा एन टी रख दो इसमें, तो ट्रिपल आर वी मैक्सिमम वैल्यू कितनी मिल गई बच्चे, ये मैक्सिमम वैल्यू है, यहां पे ये 90 डिग्री है, तो साइन 90 कितना हो गया, 1, कितना बचा, EM डिवाइडेड बाय √LC। कितना आ गया, EM डिवाइडेड बाय √LC। ये कहानी आपको समझ में आई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी पे वो बहुत सारी कहानी जो है ना यहां पे आपको बताई जाती है, और आप सोचते हो यार ये कहां से ले आया, कहीं से नहीं भाई, ये सब यहीं से, ये सब यहीं से आया। मजा आ गया ना, चीजें क्लियर है कि नहीं है, रटने की जरूरत ही नहीं है। रेट ऑफ राइज ऑफ रिकवरी वोल्टेज या रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज इफ इट इज लेस देन, ठीक है, रेट ऑफ राइज भी बोल सकते हैं, या रेट ऑफ, ठीक है, रेट ऑफ रिकवरी ऑफ डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ मीडियम। अब मीडियम में क्या क्या हो सकता है भाई साहब,
आप देखिए एयर एक अच्छा मीडियम है, ऑयल भी एक अच्छा मीडियम है, उसके बाद में SF6 सबसे बेस्ट मटेरियल है, फिर आपका क्या हो गया, वैक्यूम हो गया। किसी भी सर्किट ब्रेकर के कॉन्टेक्ट के बीच में बहुत सारे क्या आ जाते हैं, चार्जेस आ जाते हैं, इसका मतलब डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का ब्रेकडाउन हो गया। बट वो अपने आप को रिकवर भी करने की कोशिश करती है। तो उसकी रिकवरी यदि रेट ऑफ राइज ऑफ रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज से ज्यादा है तो समझ जाना ये क्या हो जाएगा, ठीक है, रिस्ट्राइकिंग प्री ऑपरेशन, ठीक है, आर्क एक्सटिंग्विश्ड। समझ गए, आर्क क्या हो जाएगा, वहां पे बुझ जाएगा।